अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सिस्टेमिक सर्जरी टॉपिक एसोफेगस अपर जीआईटी। ठीक है, अब हम देखते हैं एसोफेगस की। सबसे पहले हमने एनाटमी पढ़नी है। एनाटमी ये क्रीकॉइड कार्टिलेज से लेकर गैस्ट्रिक कार्डिया, जो गैस्ट्रिक स्टमक का अपर पार्ट होता है, वहाँ तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, इसके 3 पोर्शन होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक और एब्डोमिनल। ठीक हो गया। अब जब एसोफेगस जो डायफ्राम के हाइएटस में से पास करता है तो वो कौन सा लेवल होता है? T10 वर्टिब्रा होता है वहाँ पे। ठीक है, और 2 से 4 सेंटीमीटर उससे नीचे भी लाई करते हैं विद इन द पेरिटोनियल कैविटी। अब एसोफेगस के दो स्फिंक्टर होते हैं, एक अपर और एक लोअर। जो अपर स्फिंक्टर होता है ये एनाटॉमिकल स्फिंक्टर है। ठीक है, ये किसी मसल से बना हुआ, इसे हम कहते हैं क्रिकोफेरेंजियस मसल। ठीक है, और लोअर स्फिंक्टर जो होता है कैन नॉट बी डिफाइन एनाटॉमिकली बट इज 3 to 5 सेंटीमीटर हाई प्रेशर एरिया। यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है और ये कहाँ पे होता है? डायफ्राम के जो एसोफेजियल हाइएटस होता है उधर। ठीक है, एसोफेगस इज हेल्ड लूजली इन द हाइएटस बाय द थिकनिंग ऑफ द। अब जो एसोफेगस हाइएटस में से पास करो तो वहाँ पे फेशिया की थिकनिंग हो जाती है, एक लिगामेंट बन जाता है जिसने इसको वहाँ पर हेल्ड किया होता है। उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेनो, जो कि डायफ्राम एसोफेजियल लिगामेंट। ठीक हो गया। उसके बाद एसोफेगस जो होता है वो अपनी ब्लड सप्लाई कैसे रिसीव करते हैं, कहाँ कहाँ से? ठीक है, अब जो सर्वाइकल रीजन है, आपने खुद से याद रखना है, नेक में क्या होता है? थायराइड होता है, तो वो उसने कहाँ से रिसीव करनी है? इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से। ठीक है, थोरेसिक में देखेंगे तो क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, ब्रोंकियल आर्टरी से रिसीव करेगा। ठीक है, अब जो है एब्डोमेन में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से रिसीव करेगा। अब इसका जो वेनस ड्रेनेज होता है इस टू द इंफीरियर, सारा का सारा कहाँ पे जाता है? इंफीरियर थायराइड वेन में, हेमिसाइगल ए साइगस वेन थोरेक्स में। ठीक हो गया, और एब्डोमेन के अंदर लेफ्ट गैस्ट्रिक, वही आर्टरी सप्लाई जो है वही ऑलमोस्ट वेनस है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कनेक्शन बिटवीन दी जो इनके वेन्स के दरमियान कनेक्शन है। ये एक तो जो वेरिसेस डेवलप हो जाते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर, तो ये वो इसी में एजाइगस हेमिसाइगस वेन्स ही इन्वॉल्व होती हैं। अब हम देखेंगे गर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूक्यू भी आता है। ठीक है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसका क्या मतलब है? जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो होगा वो लोअर एसोफेगस में रिफ्लक्स होकर आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गर्ड। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होता है। ठीक है, मैंने अगर तो इसकी वजह से कोई भी सिम्टम कॉज हो रहे हैं तो हम उसे कहते हैं गर्ड। वैसे ये नॉर्मली भी हो जाता है कि स्टमक से लोअर एसोफेगस में आ रहा है, लेकिन अगर उसकी वजह से उसको हार्ट बर्न, उसको डिस्फेजिया, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे? उसे क्या कहेंगे? गर्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट प्रिवेंट द गर्ड। ऐसा क्या है जो कि गर्ड नहीं होने देता? ठीक है, जो लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर अगर वो ठीक है तो गर्ड तो नहीं होगा ना, कि जो स्टमक का रिफ्लक्स होगा वो एसोफेगस में नहीं आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस लाई इंट्रा, जो कि एसोफेगस का लोअर एंड होता है वो इंट्रा एब्डोमिनली लाई करता है और वो बॉल के तौर पे एक्ट करता है और वो गैस्ट्रिक कंटेंट को प्रिवेंट करता है एसोफेगस में आने से। ठीक हो गया। नॉर्मल पेरिस्टालसिस अलाउ द रैपिड क्लियरेंस ऑफ द एसोफेगस इनटू द स्टमक। ठीक है, एंगुलेशन, अब जो स्टमक और एसोफेगस के दरमियान जो एंगुलेशन होती है वो भी रिफ्लेक्स से बचाती है। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स होता क्यों है। अब देखें, जो हमारा लोअर स्फिंक्टर होता है ना एसोफेगस का, वो नॉर्मली रिलैक्स, खुद ब खुद ही रिलैक्स करता रहता है। मैंने आपको बताया था कि एनाटोमिकली नहीं होता है, इसके अंदर कुछ प्रेशर होता है। ठीक है, यानी कि अगर तो हमने कोई फूड लिया उसके साथ एयर भी गई है, ठीक है, फूड को तो वो बाहर नहीं आने देगा, लेकिन जो इतना सा थोड़ा बहुत रिलैक्स करता है और फिर जो एयर उसमें प्रोड्यूस हुई होती है उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगर तो वो ज़्यादा ही रिलैक्स ट्रांजिएंटली इन रिस्पॉन्स टू द फूड इनटेक टू वेंट द सॉलिड एयर, अगर तो वो ट्रांजिएंट लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन ज़्यादा ही हो गई है तो स्फिंक्टर क्या होगा? इनकम्पिटेंट हो जाएगा। अलाउ द एबनॉर्मल एक्सपोजर ऑफ द एसोफेगस टू द एसिड कंटेंट्स। अब जो 60% पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? यही लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर होता है वो डिफेक्टिव होता है। अब और कौन कौन से फैक्टर हैं? प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, फैट, अल्कोहल, लार्ज मील, स्पाइसी डाइट्स, स्मोकिंग और हाइटल हर्निया। ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है? यूट्रस जो होती है वो पुश कर रही होती है ना डायफ्राम को, तो वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, फिर स्टमक को, फिर इसी तरह एसोफेगस में फिर गर्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं क्लिनिकल फीचर क्या है। ये जो हमें स्नैरियो डायग्नोस करने में बहुत हेल्प देती है। टिपिकल सिम्टम क्या होते हैं? हार्ट बर्न होगा, पेशेंट को रीगर्जिटेशन होगी, बार बार रीगर्जिटेशन हो रही होगी, डिस्फेजिया। ठीक है, हार्ट बर्न के अंदर क्या होगा? रेट्रोस्टर्नल बर्निंग सेंसेशन होगी। इसके अलावा जो रीगर्जिटेशन क्या होती है? एफर्टलेस रिफ्लक्स, मतलब खुद ब खुद ही सोर और बिटर गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द थ्रोट, माउथ और इनटू द लंग्स। अगर वो ज़्यादा ऊपर लगाते हैं तो लंग्स में भी जा सकते हैं। एटिपिकल सिम्टम में क्या होता है कि अगर रिफ्लक्स लेरिंक्स में चला गया तो उससे क्या होगा? अस्थमा, क्रॉनिक कफ, लेरिंजाइटिस, थ्रोट, सोर थ्रोट और नॉन कार्डिक चेस्ट पेन। अब इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोस यही है कि हमें पता है कि हार्ट बर्न है, डिस्फेजिया है, इसे हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देकर ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एंडोस्कोपी किन पेशेंट, अगर तो कोई पेशेंट है उसे ट्रबल सम डिस्फेजिया और डायनोफेजिया, पेन हो रही है, वेट लॉस, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, तो हमें उसके अंदर एंडोस्कोपी करनी ही पड़ती है। ठीक है, वेयर द ट्रबल सम सिस्टम परसिस्ट डिस्पाइट एम्पेरिक पीपीआई थेरेपी। अब जो है अपर जीआईटी एंडोस्कोपी इज एक्सीलेंट फॉर डॉक्यूमेंटिंग द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ द टिश्यू डैमेज एंड आल्सो टू डिटेक्ट द कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद द गर्ड लाइक बैरेट एसोफेगस स्ट्रक्चर और एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, अब हमने एसोफेगस की पीएच रिकॉर्ड करनी होती है कि आदर उसकी वजह से तो गर्ड नहीं प्रोड्यूस हो रहा। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं इट इज अननेसेसरी इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट विद द गट बट मे बी इंडिकेटिंग द पेशेंट हुआ अगर तो उनके अंदर एक्स्ट्रा एसोफेजियस सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर कंबाइन इंपीडेंस पीएच मॉनिटर करनी होती है कि उनकी वजह से तो नहीं, आइदर एसिड की वजह से तो नहीं सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाउ द 24 और पीएच इज रिकॉर्डेड, व्हाट इज इंपीडेंस पीएच रिकॉर्डिंग। अब उन्होंने कहा जो पीएच प्रोब होता है ना, ये अब जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसके ऊपर थोड़ा रख देते हैं और कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग की जाती है उसकी पेशेंट की बेल्ट के ऊपर। ठीक है, ओवर 24 आवर पीरियड के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्स हो रही होती है, पीएच डिक्रीज हो जाता है, पीएच ऑफ लेस देन 4 इन द 24 आवर पीरियड डज नॉट एक्सीड 4% इन हेल्दी पेशेंट। ठीक है, अगर तो 24 आवर से ज़्यादा हो गया तो देर इसका जो रिफ्लेक्स है पीएच का वो डिक्रीज करेगा, इवन के 4 से भी लेस हो जाता है, और ये 4% से ज़्यादा हेल्दी पेशेंट के अंदर इससे ज़्यादा डिक्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि एनालिसिस हम कैसे करते हैं। टोटल एसिडिक एक्सपोजर देखेंगे, रिफ्लेक्स देखेंगे। ठीक है, फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को हम एक हफ्ते के लिए स्टॉप कर देंगे, फिर मॉनिटर करेंगे, फिर हम एसोफेजिया मॉनिटर डिवाइस लगाएंगे। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे एसोफेजिया एसिड रिफ्लेक्स देखेंगे, मल्टी चैनल इंट्राल्यूमिनल इंपेडेंस देखेंगे। ठीक है,
और उसके बाद एक कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, बेरियम स्वेलो करवाते हैं, उससे देखते हैं ठीक है कि इधर हाइड्रा हर्निया कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं बना हुआ। इसके अंदर ट्रीटमेंट इसका इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, वेट रिडक्शन इज रिकमेंडेड। अगर तो किसी ने कोई हेल्दी है, ओबीज है, तो हमने उससे कहना वेट रिड्यूस करें ठीक है। उसके बाद हेड ऑफ द बेड एलिवेशन, हमने कहना है उसे 6 इंचेस जो है अपना सर ऊंचा करके सोना ताकि रिफ्लेक्स बार बार प्रोड्यूस ना हो ठीक हो गया। अब है एलिमिनेटर ऑफ द एस्टिक फूड एंड फैटी, अपनी फूड में जो भी डाइट ले रहा है उसके अंदर से एस्टिक फूड और फैटी फूड को तो वो निकाल ही दे बिल्कुल ठीक है। और पीपीआई का 8 वीक का कोर्स करे ताकि उसके सिम्टम रिलीव हो ठीक हो गया। उसके बाद है पीपीआई को देना है एडमिशन 30 से 60 मिनट बिफोर द मील, 30 से 60 मिनट पहले उसको देना है पीपीआई ठीक हो गया। उसके बाद पीपीआई थेरेपी को इनिशिएट करना है 1 डे डोजिंग बिफोर द इस खाने का जो फर्स्ट मील है उससे पहले ठीक है, आपने ये देनी होती है। उसके बाद है नॉन रिस्पॉन्ड, जो कि पीपीआई से बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, हमने उसे क्या करना होता है, एंडोस्कोपी करनी है, इसके अलावा अदर इन्वेस्टिगेशन। और इसमें इंक्रीजिंग डोज को इंक्रीज़ करना होता है, पीपीआई थेरेपी को मेंटेन करना है ठीक है। उसके बाद एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं विदाउट एरोसिव डिजीज़ के अंदर, देयर इज नो रोल फॉर द सेक्रेफेट का इसमें कोई रोल नहीं होता। पीपीआईज आर सेफ इन द प्रेग्नेंट पेशेंट। उसके बाद एक्स्ट्रा एसोफेजियल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, अस्थमा, क्रॉनिक कफ और लेरेंजाइटिस हमने पढ़ा था ठीक है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिस्टम को कैसे ट्रीट करना है। इसमें केयरफुल इवैल्यूएशन करनी है, पीपीआई इनहिबिटर देने हैं टू ट्रीट द एक्स्ट्रा एसोफेजियल स्फिंक्टर सिम्टम को चेक करने के लिए। इसके अलावा रिफ्लेक्स मॉनिटरिंग करनी है, एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्टम जो है उसको करना है, असेस करना है ठीक है। गट रिफ्लेक्टरी टू द ट्रीटमेंट विद द पीपीआई, इसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो है क्या है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द पीपीआई थेरेपी, अपर एंडोस्कोपी करनी है ठीक है। उसके बाद हमने जिनको भी एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्टम हो रहे हैं उसके यही बार बार मैंने बताया हुआ है कि पीपीआई थेरेपी देंगे। रिफ्लेक्टिव, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, इसके अंदर अब उन्होंने यही बताया कि पेशेंट विद रिफ्लेक्टिव गर्ड में उसके अंदर भी नेगेटिव इवैल्यूएशन करनी है एंडोस्कोपी के जरिए, ईएनटी के जरिए, जो जो उसको एक्स्ट्रा एसोफेजियल सिम्टम हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीट करेंगे ना ठीक है। रिफ्लेक्स मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन परफॉर्म की जाती है। उसके बाद इंडिकेशन फॉर द एंटी रिफ्लेक्स सर्जरी, अगर तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट बिल्कुल फेल हो गया ठीक है, तो हमने पेशेंट की प्रेफरेंस उसमें अब देखनी है, मेडिकल मैनेजमेंट, उसके अलावा लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द गर्ड, जो जो उसको जिस लिहाज से भी पेशेंट को सिम्टम जो हमने उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट हम ओपन सर्जरी करते हैं या फिर लेप्रोस्कोपी करते हैं ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल एसोफेगस को क्रिएट करते हैं, उसमें उसे रिपेयर करते हैं और रैप कर देते हैं स्टमक को। इसे जो स्टमक का पार्ट होता है ना उसको हम ऊपर एसोफेगस के इर्द गिर्द थोड़ा सा रैप कर देते हैं और वो एक एक्ट करता है एज अ स्फिंक्टर। इसे हम क्या कहते हैं, फंडोप्लाइकेशन। अब है टोटल फंडोप्लाइकेशन, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। इसमें ये होता है कि अब आप जैसे कि देख रहे हैं, ये पिक में भी शो हो रहा है कि क्या करते हैं कि यहाँ से स्टमक का थोड़ा सा पोर्शन उठाया और उसको इसके एसोफेगस के गिर्द बिल्कुल राउंड कर दिया और ये एक्ट करेगा एज अ स्फिंक्टर। अब टोटल में ये होता है कि वो टोटली उसको बाउंड कर देते हैं और ये एक्ट करता है एज अ स्फिंक्टर। लेकिन अगर हम टोटली बाउंड कर देंगे तो वो जो ट्रांजिएंट रिफ्लेक्स हमने पढ़ा था ना वो नहीं होगा, ट्रांजिएंट रिलैक्सेशन नहीं होगी लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की, जिसकी वजह से जो एयर जो प्रोड्यूस होगी, एयर होगी फूड के साथ, वो बाहर नहीं निकल सकेगी। इससे क्या हो जाता है, गैस ब्लोट सिंड्रोम ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टमक फिल हो जाता है विद एयर एज अ बेल्टिंग बिकमिंग पॉसिबल ड्यू टू द ओवर इनकॉम्पिटेंट कार्डिया। अब ये तो ये फेल हो गया, इससे गैस ब्लोट सिंड्रोम हो जाता है। इसलिए अब न्यू टेक्निक है पार्शियल फंडोप्लाइकेशन, यानी कि क्या करते हैं कि सारा नहीं उसको बाउंड करते हैं लेकिन थोड़ा सा रहने देते हैं, बाकी सारा बाउंड कर देते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत है वो जो एयर है स्टमक के अंदर वो तो खुद ब खुद एटलीस्ट निकल जाए ना ठीक है। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ द गट क्या है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर बन जाता है, शॉर्टनिंग हो जाती है, बैरेट एसोफेगस है, एसोफेजियल कार्सिनोमा में स्ट्रक्चर क्यों बनता है, लेट मिडिल और एडल्ट में बनता है और ये जो एसोफेजियल जंक्शन है उससे ऊपर बनता है ठीक है। एसोफेजियल शॉर्टनिंग होती है बाय द फाइब्रोसिस और हाइड्रा हर्निया। और उसके बाद शेड्स की रिंग के अंदर क्या होता है, डिस्टल एसोफेगस पे एक सर्कुलर रिंग बन जाता है। बैरेट एसोफेगस में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाती है स्क्वेमो-कोलमनर जंक्शन प्रोक्सिमल टू द गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड एंड अकर इन अबाउट 10% ऑफ द पेशेंट विद परसिस्टेंट सिम्प्टोमेटिक रिफ्लेक्स डिजीज। एक होता है क्लासिकल, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। क्लासिकल में 3 सेंटीमीटर और मोर कोलमनर एपिथेलियम होती है और शॉर्ट सेगमेंट में लेस देन 3 सेंटीमीटर ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाए, डिस्प्लेजिया ग्रेड है और सर्वेलेंस इंटरवल है। पहले क्या होता है, नो डिस्प्लेजिया ठीक है, फिर लो ग्रेड डिस्प्लेजिया हो जाता है, फिर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया, उसके बाद दोस हु डेवलप द कार्सिनोमा ठीक है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बैरेट एसोफेगस के स्ट्रक्चर है, बैरेट अल्सर है और मैलिग्नेंसी है ठीक है। अब हम इसमें गर्ड के एसक्यूज देख लेते हैं। 55 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद डिस्फेजिया विद द हिस्ट्री ऑफ द हार्ट बर्न है, मिनिमम वेट लॉस है, रिगर्जिटेशन हो रही है। ऐसे आपको पता चल गया कि अनडाइजेस्टेड फूड स्पेशली एट द नाइट रिगर्जिटेशन हो रही है फूड की ठीक है। रिकरेंट चेस्ट पेन है, इसके बाद नो पॉजिटिव फाइंडिंग एक्सेप्ट फॉर द माइल्ड पेलर, एनीमिया हो रहा होगा ठीक है। अब इसका वही डायग्नोस वही बताएंगे, गर्ड है उसकी हिस्ट्री देखेंगे, अब इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट क्या क्या देना है वो मैंने आपको बता दिया सारा। उसके बाद 40 ईयर ओल्ड डॉक्टर प्रेजेंट विद एपिगैस्ट्रिक पेन हार्ट बर्न प्रोवोक बाय द फूड इंटेक। जब वो फूड इंटेक लेता है तो उसको पेन और हार्ट बर्न होती है और एग्रेवेटेड, जैसे वो फ्लैट लेता है तो वो एग्रेवेट कर जाता है और एपिसोड ऑफ द एसिड ब्रश ठीक है। इसके अंदर भी रिगर्जिटेशन हो रही है, इसके अंदर भी डायग्नोस उन्होंने पूछा तो गर्ड आएगा। और कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है, स्ट्रक्चर है बैरेट एसोफेगस है और एक और भी था वो आप देखने ठीक है। जज़ाकल्लाह।